So, next chapter is chapter 15, that is improvement in food resources. इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज यानी कि जो हमारे फूड के रिसोर्सेज खाने पीने की चीज़ें पैदा होती हैं, लाइक क्रॉप्स, फ्रूट्स, ग्रेन, सीरियल्स, जो भी कुछ है, हाउ कैन वी इम्प्रूव देम। और इम्प्रूव करने का मतलब है कि कैसे हम उसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस्तेमाल तो हम करते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है कि अब फल आया हुआ है मार्केट में। अब वो फल पता चला कि वो कच्चा आने से लेके पक के वो गल जाता है, तब तक मार्केट में रहता है। अब हम लोग उसको किस समय खा रहे हैं, किस रूप में खा रहे हैं। ठीक है, क्या वो सही जिस समय है खाने का बेस्ट, उसको जिस समय उसका है उस समय खा रहे हैं, या फिर वो फिर गल रहा है, धीरे धीरे उसका प्रॉपर्टी सब डाउन हो जा रहा है, उस समय खा रहे हैं, या कच्चे में ही खा ले रहे हैं। तो किस तरह से आप किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और उसको कंज्यूम करने के क्या क्या तरीके हैं। जैसे फल है, अब हमारा जो देश है ये ट्रॉपिकल कंट्री है, आपने पढ़ा है, यहाँ टेम्परेचर काफ़ी होता है, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी होती है। तो इसमें क्या है कि फूड रिसोर्सेज के डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और उसी से हम लोग परेशान हैं। हमारा जो प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन, उसका 40% जो है वो वेस्ट हो जाता है। सोचिए आप, 40% जो है हमारे यहाँ वेस्टेज की समस्या है। 40% सोच लीजिए कि अगर 1 टन होता है या 100 किलो होता है, तो उसमें 40 केजी हमारा वेस्ट हो जाता है किसी न किसी तरह से। 60 ही केजी हमारा कंजम्पशन के लिए अवेलेबल रहता है। हाँ, नहीं मार्केट में आता है, लेकिन मार्केट में भी तो सड़ता है। हाँ, मार्केट में तो आ जाता है, लेकिन मार्केट में भी वो किसी कारण से ढंग से रखा नहीं, तो सड़ गया, उसमें फंगस लग गया, अगर अनाज है तो फंगस लग गया, या कीड़े लग गए, फल है तो पक गया, ज़्यादा सड़ गया, ठीक है, गल गया, जिस भी कारण से हो, तो वो डैमेज हो जाते हैं और अल्टीमेटली यूज नहीं हो पाते हैं, वेस्ट होते हैं। इसी की वजह से अभी सरकार ने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया है, फूड प्रोसेसिंग पर, कि फूड को हम कैसे एक तो ढंग से उसको हम स्टोर कर सकें। पहले तो है फोकस कि उसकी हम लाइफ बढ़ा सकें, कि जल्दी डैमेज ना हो, इस तरह से उसको ग्रो करें या इस तरह की वैरायटी डेवलप करें। और उसके बाद जब उसको हम स्टोर कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी अच्छे कंडीशन, इसलिए आजकल गाड़ियां भी बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट करने वाली आ गई हैं, जो फलों को या डैमेज होने वाली पेरिशेबल गुड्स को बहुत अच्छे से ले जाती है, ताकि वो खराब ना हो। और उसके बाद जो है उसका फर्दर प्रोसेसिंग, मान लीजिए मार्केट में बिक रहा है रॉ फॉर्म में, फल के फॉर्म में, ठीक है, नहीं तो उसको आगे प्रोसेसिंग भी हम कर सकते हैं, कि भाई उससे जूस बना के जूस बेच रहे हैं, जैम बना के, पिकल बना के, जो भी तरह की चीज़ें हैं जो कि उसके क्वालिटी को मेंटेन रखता है, वो आगे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग, और तरह तरह के इससे वैरायटी आ जाता है। ठीक है, वही आम जो है बच्चे खाने से मना करते हैं, लेकिन आम का कुछ खट्टा मीठा जो है वो बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अमौटा या क्या बोलते हैं गांव वगैरह, अमावट या कुछ कुछ बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जब उस तरह से बन जाता है, तो वही बच्चे उसको बड़े अच्छे से खाते हैं, या उसी का जेली बन जाएगा, जैम बन जाएगा, तो बड़े शौक से खाते हैं, जो अगर फल नहीं खाना चाहते हैं डायरेक्टली। जूस पीना है तो जूस, देखिए फ्रूटी पिए जा रहे हैं सब, आम नहीं खाएंगे लेकिन फ्रूटी खूब पिएंगे, माजा खूब पिएंगे, टेस्ट के लिए ही ना, वही टेस्ट है। तो दीज आर ऑल प्रोसेसिंग ऑफ फूड। तो ये हमारे यहाँ भी बहुत तेजी से इस पे काम चल रहा है, पिछले 8-10 सालों से बहुत तेजी से। नई सरकार, हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट में ही शुरू हो गया था इसका, अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया है, और इस पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सब जगह लग रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लग रहे हैं। और देखिए यूरोप में आप कभी देखे होंगे, बाहर की अगर फ्रूट मार्केट वगैरह या मार्केट्स पे देखे होंगे, वहां आप देखे होंगे इतने सुंदर ढंग से एक एक फल को रखा रहता है। और एक एक फल को लोग जो है वहां किलो के भाव से जल्दी नहीं खरीदते हैं, कुछ पीस के हिसाब से खरीदेंगे, अच्छा 2 दे दो, अच्छा 3 दे दो, अच्छा 4 दे दो, इस तरह से। वहां बहुत ज्यादा बल्क में लेने वाले कम ही लोग होते हैं, और वहां बहुत एक्सपेंसिव है फ्रूट, बहुत महंगा है। आप
यहाँ का आदमी तो खरीद ही नहीं पाएगा उतना महंगा फल। यहाँ जो चीज़ आपके अगर 100 रुपये किलो मिल रही है तो वहाँ मान लीजिए कि वो कम से कम 1000 रुपये किलो हो। यहाँ मैं देख रहा था, एक बार कंपेयर कर रहा था, तो यहाँ जैसे कि अब प्याज वगैरह मिलता है यहाँ 20 रुपये किलो, तो वहाँ होता है 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, वो भी लोकल में रेट में। मैंने फार्मर्स जो लोकल बेचते हैं वहाँ की बात बता रहा हूँ। तो कारण क्या है कि वहाँ पर कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से वो मतलब देखेंगे कि एक एक फल, जैसे यहाँ भी कभी कभी आता है जो बाहर का जो सेब वगैरह कुछ कुछ आप देखते होंगे, बड़ा शाइनिंग और बड़ा अलग ही उसका बिल्कुल लुक रहता है, लेकिन महंगा भी रहता है। जो हमें याद है कि यहाँ का अगर सेब रहता था 40-50 रुपए केजी, तो वो 150 रुपए केजी कम से कम या 200 रुपए बिका करता था। अब आजकल के डेट, अब यही का सेब आजकल तो यहाँ 200 रुपए केजी बिक रहा है, तो बाहर के सेब का तो छोड़ दीजिए। हेलो तो देखिए नॉन एसी रूम का 475 रुपये दाम है और एसी वाला का 700 रुपये। एसी वाला का 500 है। हमारा इसमें क्या किया, नॉन एसी का 50 दे रहा है, कूलर भी दे रहा है, हीटर भी दे रहा है। नॉन एसी ले लेंगे 1000 में हो जाएगा, 45 में हो जाएगा। फिर टपक ही रहा है। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट। We know that all living organisms need food. बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का, आपने पढ़ा था कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, इट नीड्स फूड। फूड के बिना कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको फूड चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि फूड से ही उसे एनर्जी मिलती है। फूड से उसे एनर्जी मिलती है जिससे वो अपने सारे लिविंग प्रोसेसेस जो है कैरी करता है। बिना एनर्जी के कोई भी काम कर नहीं सकता और इसलिए जीवित भी नहीं रह सकता। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। Food supplies proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals, all of which we require for body development, growth and health. ठीक है, तो फूड का बेसिक यहाँ कंसेप्ट बता दिया कि फूड से हमें क्या मिलता है। प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, सारी चीज़ें मिलती है जिनका क्या काम होता है, बॉडी को डेवलप करना, बॉडी का ग्रोथ करना और हमारा हेल्थ को मेंटेन करना। ठीक है, आप जानते हैं, सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। फूड के सोर्सेज आपने देखा कि प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ लोग जो है ऑटोट्रॉफिक हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं लाइक प्लांट्स, और बाकी सारे क्या है, दूसरों पर डिपेंडेंट हैं फूड के लिए, चाहे प्लांट्स पर हो या दूसरे एनिमल्स पर। तो फूड के सोर्सेज क्या है हमारे लिए? हम तो नेचुरल है कि अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम दूसरों पर ही डिपेंडेंट हैं। या तो हम प्लांट से फूड अपना लेते हैं या एनिमल से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, तो दोनों मेजर सोर्सेज क्या है फूड के? प्लांट्स एंड एनिमल्स।
We obtain most of this food from agriculture and animal husbandry. और जो हमारा फूड हमें मिलता है उसका ज़्यादा बड़ा हिस्सा हम किससे लेते हैं? एक तो एग्रीकल्चर से यानी खेती बाड़ी कृषि से, और एनिमल हस्बेंड्री यानी जानवरों का पालन पोषण से। ठीक है, जानवर पालते हैं लोग तो उसी से हम लोग जो है मीट, पालन पोषण से पालन करना, हाँ पालन पोषण करना, पालना, हस्बेंड्री। जैसे शॉर्ट में पशु पालन कर देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री पशु पालन। ओके, वी रीड इन न्यूज़पेपर्स दैट, अच्छा ये जो चैप्टर है आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस के भी हिसाब से। ये आपको मेंस में, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर राइटिंग और एस्से राइटिंग, क्योंकि बिहार हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। ठीक है, हाँ, तो इसका इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये समझिए कि पीटी तो है ही, साथ में मेंस के लिए ये रामबाण है। ये चैप्टर आपको 2 से 3 आंसर इससे लिखना ही पड़ेगा एग्जाम, 2 से 3 कम से कम इस लेसन से आपको आएगा। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है। ये चैप्टर जो है बहुत समझने वाला है। इसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो ब्रॉड लेवल कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट। जैसे अभी आपने पढ़ा कि फूड है तो फूड में ये, तो ये सब चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। ये नई चीज़ें नहीं आपको बताई जा रही हैं कि फूड में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सब चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें जो अब आपको सीखना है वो बड़े लेवल के कंसेप्ट्स, कि कैसे फूड को हम पूरे अपने लोगों के लिए, स्टेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो ये आपको प्योरली अब आपके सिविल सर्विसेज के हिसाब से चैप्टर है, इसको ध्यान से लिखेंगे, समझेंगे। We read in newspapers that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry। ठीक है, कहा जा रहा है कि हम हमेशा अखबार में पढ़ते हैं कि भाई सरकार ये कोशिश कर रही है या लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाया जाए? नेचुरल है, हमें खाने के लिए अनाज चाहिए, भोजन चाहिए, कहाँ से मिलता है? कृषि से, एग्रीकल्चर से मिलता है, या एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है, या और भी तरह की जो एक्टिविटीज़ है कि फिशिंग है, फिशरी है, या आपका पोल्ट्री है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, इन सब से मिलता है। तो जितना इनका प्रोडक्शन, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन आप जानते हैं तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारा पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, तो अगर फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो लोग खाएंगे कैसे? लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा जितना उनको चाहिए। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। इसी के लिए हमारे यहाँ हुआ था क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन। और अभी सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा है, और अब हम एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं कि हमेशा जो चलता रहे ग्रीन रिवॉल्यूशन। बहुत तरह के रिवॉल्यूशन की बात हुई, ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, दूध का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देश में बढ़ाया गया। ठीक है, सिल्वर रिवॉल्यूशन, फिशेज का प्रोडक्शन, एग्स का प्रोडक्शन बढ़ाया गया। तो इस तरह से कई सारे रिवॉल्यूशन एक हमारे यहाँ आ चुके हैं। आज हमारे फूड का अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। देखिए, जाइए खरीदने बाज़ारों में, देखिए फल सब्जी कितना ज़्यादा मिलता रहता है, आसानी से मिल रहा है। लेकिन अभी भी जो है क्या दिक्कत है कि प्राइसेस बहुत होती है, प्राइस बहुत महंगी हो गई हर चीज़ की। तो हर व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसको वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना होगा ताकि कीमतें कम हो, ताकि हर आदमी को भोजन प्रॉपर मिल सके, हर तरह का, खाली जो है चावल दाल ही नहीं, फल सब्जी भी मिल सके, दूध भी मिल सके, जो मांस मीट खाता है उसको मांस भी मिल सके थोड़ा। तो हर तरह का फूड अवेलेबल हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि हम फूड को एक तो प्रोडक्शन बढ़ाएं, उसको अच्छे से मैनेज करें ताकि बर्बादी ना हो। सबसे ज़्यादा नुकसान है बर्बादी से, वेस्टेज से।
ठीक है, गोडाउन में अनाज पड़ा रहता है, ध्यान देने वाले नहीं हैं लोग, और फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, खराब हो जाता है, उसमें फंगस लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, बर्बाद हो जाता है। और वो बेच भी दिया जाता है, वो दे भी दिया जाता है लोगों को खाने के लिए, तो वो क्या फायदा करेगा, बात बताइए। जो सड़ गया है अनाज, या जो अनाज में कीड़े लग गए हैं, जिसका तो आधा तो कीड़े खा गए, तो आदमी क्या खाएगा बेचारा। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ह्यूमैनिटी का भी एक इशू है, इसमें मोरल इशू है हमारा कि भाई खाना सबके लिए अवेलेबल कराएं। सो इसके लिए सरकार भी जो है, और लोग भी, समाज भी हमारा कोशिश करता रहता है। वाई इज दिस नेसेसरी, क्यों आवश्यक है, पूछा जा रहा है। वाई इज इट नेसेसरी, वाई वी कैन नॉट मेक डू विथ करंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। कहा जा रहा है कि अभी जो करंट लेवल है प्रोडक्शन का, क्या उससे हमारा काम नहीं चल सकता है। आज हमारे देश का आप कहिएगा, अगर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो है, तो लगभग मतलब प्लस माइनस कुछ हो सकता है, वो 225 से कुछ ज़्यादा इतना मिलियन मीट्रिक टन होता है। ठीक है, कभी 240 हो जाता है, कभी 210 भी हो जाता है, ठीक है, घटता बढ़ता है, बट रफ आइडिया इज अबाउट 225 मिलियन मीट्रिक टन। तो ये जो करंट लेवल है प्रोडक्शन का, ये हम फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, तो क्या इससे काम नहीं चल सकता है देश का। ये देश में बता रहा हूं, पूरे इंडिया की। तो बात है कि काम तो चल सकता है शायद, लेकिन हमारा पॉपुलेशन, आपने पढ़ा होगा कि एक ऑस्ट्रेलिया हम लोग हर साल पैदा कर देते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन हर साल इंडिया में ऐड हो जाता है। तो अब इतने जो नए लोग हर साल ऐड हो रहे हैं, उनके लिए कहां से मैनेज होगा। अगर तो करंट, जैसे माल्थस ने बहुत पहले पॉपुलेशन की थ्योरी दी थी, जो आपको पढ़ना होगा आगे ज्योग्राफी में। तो माल्थस ने यही कहा था कि जो हमारा फूड प्रोडक्शन और पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये दोनों में बहुत फर्क है। फूड प्रोडक्शन जो हमारा होता है, वो हमारा ऐसे एक लीनियर में है, या लगभग इस तरह से है कि मतलब बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन का ग्रोथ का एक्सपोनेंशियल होता है, इस तरह से बिल्कुल भागता है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन का ग्रोथ है। तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और फूड प्रोडक्शन कम रहेगा, तो क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी, भूखमरी होगी, अकाल होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज एसेंशियल टू इंप्रूव, टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। देखिए आगे यही सब बातें आपको लिखी होंगी। इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री। इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी, आप जानते हैं। आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 1 बिलियन पीपल। अब तो 1.5 बिलियन पहुंच जाएगा कुछ दिन में। तो हो ही गया होगा। हाँ, लगभग 140 तो लगभग हो ही गया है जो है, तो जनगणना होना चाहिए हाँ, अभी। एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग। एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन वी विल सून। हाँ, क्या हुआ? क्लास रूम में है। चलो ठीक है। Yes, sir. As food for this growing population, we will soon need more than a quarter of a billion tons of grain every year. देखिए अभी क्या कह दिया ना, क्वार्टर ऑफ अ बिलियन टन। 1 बिलियन का क्वार्टर यानी कि 250। तो अभी हम लोग का है बताया कि 250 के आसपास है, मतलब 250 से कम ही है, 225 कभी एक साल रिकॉर्ड हुआ था 240 जो है। तो इससे हमें बहुत ज्यादा की जरूरत होगी अनाज हर साल। लिख दिया कि वी विल सून नीड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ ए बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड। अब एक तरीका क्या है इसको, कि हम जो फार्मिंग जितना लैंड पर हो रहा है उसको हम बढ़ा दें। अगर जो जमीन है, जितने जमीन पर फसलें उगाई जा रही है, उस जमीन को हम बढ़ाएं, तो उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। एक तो तरीका ये है। बट इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड।
लेकिन आपको ये भी पता है कि इंडिया ऑलरेडी इंटेंसिव कल्टीवेशन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, यानी जमीन कम है, आदमी ज्यादा। थोड़ी सी जमीन है, उसमें 10 लोग खेती करने वाले हैं, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, तो जमीन आप कहां से और लाइएगा? आदमी इतना ज्यादा है। जैसे कि आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज, वहां एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है, आदमी बहुत कम है, जमीन बहुत ज्यादा है, तो वहां मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है। पता चलता है कि हेलीकॉप्टर किराए पर सरकार देती है सबको, बीज का छिड़काव, पानी छिड़काव, फर्टिलाइजर छिड़काव करने के लिए। इतना बड़ा प्लॉट होता है, कई सैकड़ों किलोमीटर, उसमें आदमी कितना काम करते रहेगा, और आदमी है नहीं, तो वहां हेलीकॉप्टर से होता है छिड़काव। और यहाँ या बड़े बड़े मशीनें होती है, वहां काटने के लिए आदमी नहीं रहते हैं फसल वसल को, पूरा बड़े बड़े थ्रेशर मशीन, आपने देखा होगा फोटोज में, थ्रेशर मशीन्स होती हैं जो अपने आप जो है बड़ी बड़ी एरियाज को बहुत तेजी से काटती चली जाती है, फसल सब अपने आप प्रोसेसिंग हो जाता है, हार्वेस्टिंग भी उसी में हो जाता है, अपना अनाज पैक वैक होके बोरे में, बस बोरा लिए आदमी खड़ा रहता है, अनाज अपने आप उसमें से कट के साफ होके बोरा में गिरते चला जाता है, पैक होते चला जाता है। और यहाँ क्या है कि भाई हर काम के लिए आदमी ढूंढना पड़ता है, और आदमी अवेलेबल रहते हैं कि कटाई होनी है, फिर पिटाई होनी है, फिर सफाई होनी है, फिर पैक होना है, पूरा चेन है फूड का। तो इंडिया ऑलरेडी आपका इंटेंसिवली कल्टीवेटेड है। एज ए रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो हमारे पास जो खेती लायक जो जमीन है उसको बढ़ाने का बहुत ज्यादा कोई स्कोप नहीं है। ऑलरेडी हमने जितनी जमीनें हैं अवेलेबल, उसको हमने खेती में लगा रखा है, और थोड़ा बहुत उसमें इंक्रीज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारा जो है ऐसा परती जमीन होता है, या बंजर है, या अनयूज्ड है, फैलो लैंड है, जिसको कि हम लोग कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट मेजर पर्सन। वो मतलब मान लीजिए कि 5%, 5%, उससे ज्यादा नहीं, 5 to 10%। तो मेजर स्कोप लैंड बढ़ाने का तो नहीं है। Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. तो इसलिए क्या आवश्यक है कि हम इफिशियंसी को अपने बढ़ाएं। अभी मोदी साहब क्या कर रहे हैं? मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, वो इरिगेशन के सेंस में कह रहे हैं कि एक बूंद से जो फसल पैदा हो रहा है, तो हम इस तरह कोशिश करें कि एक एक बूंद से जो पैदा होने वाला फसल है उसको हम बढ़ाएं, यानी इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, वो इरिगेशन इफिशियंसी की बात कर रहे हैं। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये सब लिखिएगा, जब आंसर आपको आएगा बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ये सब अभी इफिशियंसी पर फोकस, क्योंकि जान रहे हैं कि हम पॉइंट में लिखना है ना। हाँ, आपको बहुत ज्यादा लैंड बढ़ाने का पॉसिबिलिटी नहीं है, वाटर भी जो अवेलेबिलिटी ऑलरेडी काफी है, अभी वेस्टेज ही का इशू ज्यादा है वाटर के केस में। लोग पटा चला देंगे मोटर और चलने दो, चलने भाई, फ्री की बिजली है, चलने दो दिन रात मोटर, पानी बहने दो, ठीक है। और जितना जरूरत है उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा, उनको लगता है ज्यादा पानी डाल देंगे तो ज्यादा फसल हो जाएगा। अरे भाई, पानी डालने से फसल कहाँ से हो जाएगा ज्यादा? पानी तो जितना ये तो वही हाल है कि मेहमान आया तो उसको एक बाल्टी पानी पिला दीजिए तो एक बार जब उसको एक ही गिलास पानी पीना है तो उसको एक बाल्टी पानी पिला दीजिए, उसका तबीयत खराब हो जाएगा। वही हाल है जमीन का भी। भाई उसको अगर एक बाल्टी पानी चाहिए और उसको आप जो है एक टंकी पानी दे रहे हैं, तो उसका तो हर जगह से पानी ही पानी निकलने लगेगा ना। तो ये मतलब लोगों के बीच में गलत अवधारणा बैठ जाती है, बैठ गई है कि बहुत ज्यादा पानी पटाने से फसल जो है कुछ बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं, जितना उसको जरूरत है, और पानी को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत है। जब जरूरत है तब पानी की जरूरत है, ये नहीं कि अब भाई जब पानी पी लिया तब उसको जाके एक जगह और पानी पिला दो, जब प्यास था तब तो दिया नहीं, और जब पानी पी लिया है तो उसको एक जगह और उसके मुंह में डाल दो पानी जबरदस्ती कि लो पियो okay, so therefore it is necessary to increase our product, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, it is necessary to increase our production efficiency। therefore हाँ, यहाँ से है, एक मिनट,
it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. कहीं संयोग से आपको F से आ जाए लिखने एग्रीकल्चर पर, तो ये चैप्टर का सब लिख दीजिएगा, ठीक है, भरपूर मार्क्स मिलेगा, सिलेक्शन हो जाएगा. ओके. नाउ efforts to meet the food demand by increasing food production have led to some successes so far. कहा जा रहा है कि जो पहले से प्रयास किए गए हैं फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के, उनसे अब तक ठीक ठाक सफलता हमें मिली है. जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की यहाँ बात की जा रही है 60s में, जो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था जिससे अनाज में हमारे काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ा था. तो उसी की बात कही जा रही है कि एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हैव लेड टू सम सक्सेसेस सो फार. अब तक जो हमने प्रयास किया है फूड प्रोडक्शन बढ़ाने का, उसमें सफलता तो मिली है. वी हैव हैड द ग्रीन रिवॉल्यूशन, अंडरलाइन कीजिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को. वी हैव हैड द ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसे हरित क्रांति हिंदी में कहते हैं. ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी अनाजों की, फूड की क्रांति. विच हाँ, हर से क्रांति यानी बहुत ज्यादा जो बदलाव आता है, तेजी से जो विकास. सो ग्रीन रिवॉल्यूशन विच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जिससे कि हमारे यहाँ, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फोकस था अनाज पर, सिर्फ और सिर्फ अनाज पर, और उसमें भी ये सिर्फ गेहूं के लिए ही ज़्यादा कारगर हो पाया था और दूसरे अनाजों पर नहीं. कोशिश किया गया था चावल और दूसरे अनाजों के लिए भी, लेकिन ये गेहूं के ही केस में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया था. ठीक है, तो इसलिए इसमें वीट पर ही ज़्यादा फोकस था, वीट प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा था. वी हैव ऑल्सो हैड द व्हाइट रिवॉल्यूशन. देखिए आया, अंडरलाइन कीजिए, व्हाइट रिवॉल्यूशन. हाँ, बहुत पुराना ये सब चीज़ है, आज से नहीं आ रहा है, बहुत पहले से आ रहा है. अब तो आपको बदले पीटी में नहीं, ये मेंस में अब लिखना है सब, एस्से और आंसर्स, ये सब तो नोन चीज़ें हैं. देखिए बचपन में आप देखे होंगे टीवी पर ऐड आता था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे. और उसमें बाद में एक छोटा सा उसमें लोगो आता था, नेशनल एग प्रमोशन काउंसिल ऐसे करके कुछ था. हाँ, तो वो भी एक एग प्रोडक्शन को जो बूस्ट करने का, हाँ, नेशनली चैनल पर था उसमें. तो ये था अंडों के प्रोडक्शन और अंडों का प्रचार करने के, खाने बताने के, लोगों को देखिए जागरूक कर रहा था कि रोज खाइए अंडे, प्रोटीन है अंडा है, तो उससे आपको ठीक रहेगा, शरीर जो है आपका प्रोडक्ट ग्रोथ ठीक रहेगा. तो बस एक कटोरा दाल देने से 24 घंटा का पूरा हो जाता है. बिल्कुल सफिशिएंट है. दाल ना पी के चावल के साथ ही खाते हैं. हाँ, जैसे भी आप खाइए, उसको पीजिए, खाइए, जैसे मतलब उतना आपका इंटेक होना चाहिए. दाल उतना काफी प्रोटीन में उतना चला जाता है शरीर. फिर अब दाल मतलब गाढ़े दाल की बात की जा रही है कि दाल भी गाढ़ा होना चाहिए. बहुत जगह लोग बहुत पतला दाल खाते हैं, तो दाल उसमें रहेगा नहीं, फिर पतला ही रहेगा. तो सब बीच में आएगा. हाँ, ओके. हाँ, तो देखिए वी हैव ऑल्सो हैड द व्हाइट रिवॉल्यूशन which has led to better and more efficient use as well as availability of milk. व्हाइट रिवॉल्यूशन वो मिल्क के लिए था. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मिल्क का बेहतर यूज, मोर इफिशियंट यूज, इसको अंडरलाइन कीजिए, बेटर एंड मोर इफिशियंट यूज एंड एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क. देखिए इसमें दो बातें हुई थी, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन, या इसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं. ऑपरेशन फ्लड, फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए दूध की, तो इसमें था ऐसे. देखिए दो चीजें था, एक तो दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना, दूसरा उसको बढ़िया से, होता क्या है कि दूध का इस प्रोडक्शन तो होता था, लेकिन वो जहां दूध पैदा हो रही है वही खपत हो जा रहा है.
अब पता चला जिसके घर में गाय हैं खूब, तो वो तो भाई सुबह शाम दूध का ही चीज खा रहा है एकदम मौज में, घी पनीर लस्सी सब। और जहां दूध नहीं, जहां गाय नहीं है, वहां उसको एक भी गिलास दूध नहीं मिल रहा है। तो ये डेयरी सिस्टम इसलिए लागू किया गया। ऑपरेशन व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है पूरे देश में, जिसकी शुरुआत आनंद डेयरी से वर्गीज कुरियन ने की थी, अमूल जो है उसका नया रूप। तो वहां उन्होंने डेयरी सिस्टम को शुरुआत किया था वर्गीज कुरियन, इसलिए उनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो उन्होंने कि भाई डेयरी सिस्टम जहां सभी लोग आके अपना दूध जमा करें, उस दूध को प्रोसेस करके और फिर जगह जगह सप्लाई किया जाए ताकि सबको अवेलेबल हो। क्योंकि दूध क्या है, पेरिसेबल गुड है, खराब होने वाला चीज है, अगर उसको ढंग से आप नहीं स्टोर करिएगा तुरंत खराब हो जाता है। इस कारण भी दूध सप्लाई नहीं हो पाता था ज्यादा। क्यों? क्योंकि भाई जहां है वहीं अपना यूज हो गया, क्योंकि ज्यादा तो उसको न इधर उधर ले जा सकते हैं गर्मी में, और न ज्यादा देर तक उसको रख सकते हैं। तो उसके लिए ही डेयरी प्लांट सेटअप किए गए, और उसका फर्स्ट जो है आनंद में वर्गीज कुरियन साहब ने करवाया था कि एक डेयरी प्लांट बैठाया, दूध जो है ग्वालों से लेना शुरू किया, दूध को स्टैंडर्डाइज किया उसका कि हाँ भाई इस क्वालिटी का दूध रहना चाहिए, उस हिसाब से आपको। वर्गीज कुरियन, VER, केरला के ही थे, ERGHEESE वर्गीज कुरियन, KURIEN, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। तो ही वॉज अ गवर्नमेंट डॉक्टर, और उनका पोस्टिंग हुआ था। उस पर एक मूवी बनी है, इस पर मंथन, बहुत अच्छी मूवी बनी है। उसमें दिखाया है कैसे सेटअप किया और क्या वहाँ लोगों के किस तरह से उसमें मंथन। मंथन, हाँ मंथन जो समुद्र मंथन। हाँ हाँ। सो अमूल जो है, अमूल क्या है? अमूल जो आप खरीदते हैं, अमूल, अमूल दूध, अमूल चॉकलेट, अमूल आइसक्रीम, अमूल का फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क कोऑपरेटिव्स यूनियन लिमिटेड। ठीक है, हाँ। तो ये आनंद में उन्होंने जो मिल्क कोऑपरेटिव सेटअप किए थे, उन्हीं के यूनियन का नाम शॉर्ट में हो गया अमूल। और अमूल आज जो है ब्रांड बन गया, देश का सबसे प्रीमियम ब्रांड है डेयरी प्रोडक्ट्स का। दूध लेके वहां जाते हैं, दूध उनसे ले लिया जाता है, दूध को फिर प्रोसेस किया जाता है, वो मशीन्स होते हैं उसमें घुमा उमा के एक उसमें उसको स्टैंडर्ड उसको कंपोजिशन मतलब किया जाता है, गाढ़ापन उसका जो है एक हाँ मेंटेन किया जाता है। फिर उसको उसमें जो है गरम ठंडा किया, बताए सिंपल है, कुछ नहीं, पाश्चराइजेशन है, गरम ठंडा किया। हाँ, कुछ नहीं, यही है बस, है क्या, कुछ नहीं। दूध को बस आया, दूध को उन्होंने सबको दूध को मिक्स किया, ठीक है। किसी का क्वालिटी खराब होगा, क्वालिटी नहीं, जैसे कि यही मैं बता रहा हूँ, जैसे किसी का दूध है पतला है, किसी का गाढ़ा है, दूध में और क्या होता है? पतला से गाढ़ा नहीं होता है, उसको मिक्स किया जाता है, उसका पूरा मिक्स करके उसको अलग अलग, जैसे मान लीजिए जैसे आप देखते हैं दूध खरीदते हैं कि एक शक्ति आता है, एक गोल्ड आता है, एक ये आता है, उसमें क्या है बेसिकली फैट का परसेंटेज कम ज्यादा होता है बस, किसी में क्रीम ज्यादा होता है, किसी में कम। तो उसी तरह वहां जो है कुछ नहीं, बस मिक्स करके उसको और उसको गर्म ठंडा करके पैक कर दिया जाता है, बस इतना ही होता है। तो एकदम प्योर दूध हो गया, दूध शुद्ध कोई दूध ही नहीं है। देखिए शुद्ध का क्या बात है, शुद्ध का देखिए दूध ऑलरेडी लोग सोचते हैं दूध, ये देखिए पढ़ने का है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। अरे दूध मैंने आपको बताया खुद क्या, ऑयल इन वाटर, दूध में वाटर तो है ही, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ग्वाला पानी मिला दिया, मिलावट है, पानी मिला दिया है, तो पानी मिला दिया, ठीक है, वो बेचने के लिए अपना करता है जो भी करता है। बेसिकली दूध में है क्या, बस पानी मिलाने वाली बात होती है कि पतला है कि गाढ़ा है।
भाई दूध तो ऑलरेडी पानी ही में आ रहा है, वो है क्या, ऑयल इन वाटर, पढ़ ही चुके हैं आप। लेकिन हाँ, हम लोग जो गाय से बिल्कुल मिला उसको कहते हैं ये शुद्ध दूध है, और उसमें ग्वाले ने पानी और मिला दिया तो पतला हो जाता है। बाकी और कुछ थोड़े है, शुद्धता का मतलब क्या है? और दूध में दूध और पानी का ही हिसाब होता है बस। ठीक है, तो हाँ, ये अलग बात है कि जैसे गाय होती हैं बहुत अलग अलग वैरायटी की, गायों का दूध का थोड़ा सा क्वालिटी होता है, और उनमें भी गायों के भोजन पर होता है, गाय को आप क्या खिला रहे हैं उसके हिसाब से दूध का भी क्वालिटी अच्छा होता है। ठीक है, तो भाई नेचुरल है, जैसा गाय को खिलाइएगा वैसा ही दूध देगी। अब गाय को आप खिलाइएगा नहीं ठीक से तो वो दूध उसका बढ़िया कहाँ से रहेगा? तो उसमें जो कई सारे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको जो हमारे एंटीबॉडीज़ बनाते हैं बॉडी का, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत सारी चीज़, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं दूध में। तो वो भाई डिपेंड करेगा कि गाय कौन सी दूध दे रही है, वो कौन सा भोजन खा रहा, क्या उसको खाने को मिल रहा है। इनपुट और आउटपुट रिलेटेड है, जो खाएगी वही देगी। बढ़िया चीज़ को खाने को मिलेगा तो दूध में उसका बहुत स्पेशल क्वालिटी होगा, बढ़िया चीज़ नहीं मिलेगा, सिंपल चीज़ मिलेगा तो दूध भी उसका सिंपल क्वालिटी का होगा। तो वहाँ पर मिक्स कर देता है ना, मिक्स करके मेंटेन कर। हाँ हाँ हाँ, और उसमें यही है कि मैंने आपको बताया कि दूध का ग्रेडिंग होता है। जब दूध को वो लेते हैं तो उसका उस समय वो टेस्ट करते हैं, और उसको टेस्ट करके उस हिसाब से अलग अलग ग्रेड में उसको स्टोर करते हैं। उसी हिसाब से उसका पैकिंग होता है कि कोई गोल्ड है तो कोई शक्ति है तो कोई चाय वाला दूध है सिंपल, यही होता है बस दूध में। तो और कुछ प्रोसेसिंग नहीं, यही होता है बस। और उसको गर्म ठंडा करके उसमें कुछ ये मिलाए जाते हैं, कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उसको प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, जो उसको दूध को बचाए रखते हैं। ठीक है, कि 1-2 दिन तक खराब ना हो दूध। ठीक है, तो वो मिक्स करके और दूध को पैक कर दिया जाता है, बस इतना ही होता है। ये जिसको वजन बढ़ाना उसको काऊ भी पीने से काम चल जाएगा कि बफलो? वजन बढ़ाना है तो उसको शक्ति दूध, कोई काऊ मिल्क पिएगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा? काऊ मिल्क में फैट कम होता है, काफ़ी कम होता है। मतलब इसको बफलो वाला पीना ही पड़ेगा? जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पीना ही पड़ेगा। ठीक है, गाय वाला ही ठीक है, गाय वाला ही ठीक है पीने के लिए। आप लोग को तो पीने के लिए गाय ही वाला ठीक है। अब जो लोग कुश्ती पहलवानी करनी है वो लोग को पीने दे, वो अलग बात है। नाउ, तो आपने अभी यहाँ देखा दो, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, एक व्हाइट रिवॉल्यूशन देखा। अब इसके बाद क्या है? हाउएवर these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively। तो ये जो रिवॉल्यूशन के बारे में आपने जाना, या और भी कई सारे रिवॉल्यूशन, अब तो रेनबो रिवॉल्यूशन हो चुका है, हर कलर का रिवॉल्यूशन हो चुका है, तो अब हम लोग कहते हैं रेनबो रिवॉल्यूशन। जिस तरह रेनबो में 7 कलर्स या बहुत सारे कलर्स हैं, उसी तरह हमारे यहाँ सारे रिवॉल्यूशन हो चुके हैं। पिंक रिवॉल्यूशन, येलो, ऑरेंज, गोल्डन, सिल्वर, सब हो चुका है। तो इनका मतलब क्या है? इस रिवॉल्यूशंस का मतलब है कि आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका और ज्यादा बेहतर इस्तेमाल अब किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कंप्लीटली। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात है कि जब आप कह रहे हैं कि क्रांति चल रही है या आ चुकी है या हो रही है, इसका मतलब आप फूड रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा इंटेंसिव यूज कर रहे हैं। मतलब लगभग, मतलब हम कोशिश में है कि मिट्टी से चूस ले, मिट्टी से जितना ज्यादा हम पैदावार ले सकते हैं। किसान की क्या कोशिश रहती है कि हर साल जितना ज्यादा फसल उगा ले। अरे भाई, फसल कहां से आ रही है? मिट्टी से ही तो आ रही है। फसल कैसे ग्रो कर रही है? मिट्टी से अपना न्यूट्रिएंट लेके ग्रो कर रही है, हर चीज उसको मिट्टी से मिल रहा है। अब जितना ज्यादा उगेगा यानी उतना ज्यादा मिट्टी से वो ले रहा है।
तो ऐसे इसका मतलब कि हम हर, जैसे कह रहे हैं मोदी साहब कह रहे हैं कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी एक एक बूंद से आप जितना ज्यादा फसल उगा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उतना करना है। तो इसका मतलब कि हम लोग बहुत ज्यादा जो है हाई एफिशिएंसी से हर चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा एफिशिएंसी के चक्कर में आप बैलेंस ही बिगाड़ दें, डैमेज कर दें, जैसे हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ यही बात। लोगों को जब जानकारी ये मिली कि भाई वैरायटी हाई नए वैरायटी है सीड के, उनको दीजिए और उनमें फसल, उसमें खाद खूब दीजिए, उसमें पानी खूब दीजिए, तो खूब ज्यादा फसल उगता है, तो उगा भी है। लेकिन मिट्टी की पैदा करने की भी एक लिमिटेड पावर है। लगातार लगातार साल दर साल आप पानी खूब डाल के और खाद खूब डाल के फसल लेते जाइएगा, तो मिट्टी क्या होगी, बेकार हो जाएगी। मिट्टी की जब आप, क्योंकि मिट्टी को भी समय चाहिए। देखिए आदमी के केस में भी कहा जाता है कि भाई बच्चे पैदा करें तो थोड़ा गैप रखना चाहिए। 3 साल क्यों कहा जाता है? क्योंकि औरत का शरीर है, उसको बच्चा उसी के शरीर से बनता है, उसके शरीर का एक परसेंटेज जो है वो बच्चा का शरीर बन जाता है, तो उसका अपना शरीर घट जाता है। तो ऐसे में उसका शरीर फिर से नॉर्मल करने के लिए उसको समय लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई एडवाइस, अब गैप नहीं रखने से लगातार अगर बच्चे होंगे तो क्या होगा, औरत के शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाता है और औरत बीमार हो जाती है, कमजोर हो जाती है, बहुत तरह का प्रॉब्लम, बच्चों में भी कमजोरी आ जाती है। तो क्योंकि जहां भी जाए, मिट्टी हो या औरत हो, दोनों जगह क्या है, दे आर लाइक मदर्स, मतलब जो हमें पैदा करते हैं, या फसल पैदा करे या हम भी फसल है एक तरह से आदमियों की। तो जहां भी पैदा हो रहा है तो वो उसी का एक पार्ट है जो नया शरीर का रूप ले रहा है, नया फसल का रूप ले रहा है। तो उसको अगर शरीर से कुछ आप लेंगे तो उसको फिर से उसको फिलअप भी करना पड़ेगा ना, भरना पड़ेगा उस कमी को। मिट्टी से आप फसल उगाए जा रहे हैं। पहले देखिए आप ट्रेडिशनल जो खेती होती थी उसमें बड़े ये संस्कार नियम होते थे कि इतने इसी मौसम में खाली फसल लेना है, बाकी मौसम उसको छोड़ देना है, ताकि वो उस मिट्टी अपने आप को उसमें फिर से अपना पूरा करती है जो उसमें कमी हो गई है। ठीक है, ये तरह का आसाम में तो बिल्कुल पूजा होता है बहुत तरह का। जब फसल होता है उसके तो फिर छोड़ दिया जाता है, एक सीजन होता है, एक सीजन उगाया जाता है, एक सीजन छोड़ दिया जाता है। तो वो सीजन होता था कि भाई उसमें मिट्टी अपने आप को फिर से रिप्लेनिश करती थी, जो उसके रिजर्व्स घट गए थे, जो फसल में चले गए थे, वो फिर से अपना, क्योंकि नेचर का एक साइकिल होता है, आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन आप उसको समय नहीं दीजिएगा और सोचिएगा कि लगातार हम खाद पर खाद डाल के पानी पानी पटा के फसल में फसल लेते जाएं, तो क्या होगा, मिट्टी का फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा मिट्टी। और इतना ज्यादा फर्टिलाइजर डाल के बोले ना कि भाई गेस्ट आया है उसको आप लगे पड़े कि 1-2 बाल्टी पानी पिला दो, 1-2 बाल्टी खाना खिला दो दम भर, तो क्या होगा, वो गेस्ट का तबीयत खराब हो जाएगा। तो उसी तरह जबरदस्ती खाद डाल डाल के लोगों ने आज बहुत बड़ा एरिया जो है, देखिए पंजाब का, उधर का हरियाणा, ये सब, उसकी फर्टिलिटी बहुत डाउन हो गई है, नाम मात्र को फसल पैदा हो रही है। क्यों? आप मिट्टी, क्योंकि लालच, हर जगह लालच, लालच इंसान को एक भगवान ने लगा दिया पाप जो है, कि दोष लगा दिया कि लालच, तो लालच इंसान में पैदा हो जाता है, लगता है कि कितने जल्दी कितना फसल ले ले, जैसे पैसा कमाने की होड़ है कि लगता है कि तुरंत हम करोड़पति बन जाए एक ही दिन में। तो लालच में जो है बहुत ज्यादा दबाव, लोगों ने इतना खाद और ये सब डाल के पैदा करना शुरू किया, मिट्टी बेकार हो गई। और आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं कि इन सब में समय लगता है। अगर आपने एक बार पेड़ काट दिया, जंगल काट दिया, तो जंगलों को ग्रो होने में हजारों साल लग जाते हैं।
नए बढ़िया जंगल बनने में हजार, वैसे कहने को आप खाली पेड़ उगा देंगे 20-25 साल में पेड़ वेड़ उग जाएंगे, लेकिन वो जंगल नहीं होता है। मान लीजिए 11 पीढ़ी, हाँ, अगर ठीक से जिए तो 11 पीढ़ी। तो इसीलिए ये सब चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म होती है, इसलिए कहा जाता है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज को सोच समझ के इस्तेमाल करिए। कोयला जब इस्तेमाल हो रहा था, कोयला धकाधक इस्तेमाल होना शुरू हो गया। कोयला बनने में कितना साल लगा? लाखों साल लगा। अब हो गया कोयले का संकट, तब फिर हम लोग फिर दौड़े कि नहीं भाई दूसरा अल्टरनेटिव मीन्स खोजिए फ्यूल का। तो पेट्रोल है, सोलर है, भी सब अब हम लोग फोकस कर रहे हैं सोलर पर, बिजली पर। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूज होना चाहिए, इसीलिए हम लोग अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सतत विकास। ये नहीं कि आज के आज सारा चूस लो और आगे आने वाले के लिए कुछ रहे नहीं। मतलब लगातार, कंटिन्यूड। हाँ, कि जो कंटिन्यूअस वे में रहे, ये नहीं कि आज तो खूब सारा कर लिया और कल उसके बाद कुछ है ही नहीं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ओके, सो वही यहाँ कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि एज ए रिजल्ट देयर आर मोर, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। There are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. आज देखिए कि आपका क्लाइमेट चेंज क्या है, यही है, हमने बैलेंस को गड़बड़ा दिया है। बैलेंस को हमने इतना पोल्यूशन कर दिया है, इतना तरह का ये सब छेड़छाड़ कर दिया है नेचर में, कि जब बारिश चाहिए तो बारिश होती नहीं है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि फसल खराब हो जा रही है। जब गर्मी चाहिए तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, ठंड है तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब जिस समय गर्म चाहिए उस समय ठंडा रह जा रहा है, जिस समय ठंड चाहिए उस समय गर्मी हो जा रहा है, फसल खराब हो। तो हम लोग बैलेंस उसका गड़बड़ा दे रहे हैं। Therefore, it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balances maintaining it. तो ये कहा जा रहा है कि ये, इसको भी आगे कर लीजिए अंडरलाइन। It is important that, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, सब कहीं मार दीजिएगा, बोल दीजिएगा, इंटरव्यू में हम इम्प्रेस हो जाएगा एग्जामिनर। तो ये सब बोलने के लिए भी है, इंटरव्यू में भी, समझे? हाँ, इंटरव्यू में भी ये सब जो है आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये लिखा, ये अंडरलाइन का है, बोलिएगा तो बहुत तगड़ा इंप्रेशन पड़ेगा आपको। इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग आवर एनवायरनमेंट एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंसेस मेंटेनिंग इट। देखिए आ ही गया जो आपको कह रहे थे। Hence, there is a need for sustainable practices. अंडरलाइन कर लीजिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। हाँ, मतलब तौर तरीके, खेती करने के तरीके, सिंचाई के तरीके, तौर तरीके। There is a need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry. तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो है, इसीलिए एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में सस्टेनेबल तरीकों की जरूरत है, ऐसे तरीकों की जिससे हाँ लगातार जारी रहे। ऐसा नहीं कि आज के आज हो गया, अब बस आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ रहा ही नहीं, सब हमने आज ही चौपट कर दिया खा पी के। भाई यही ना हो रहा है। अब पंजाब या हरियाणा उस तरफ के लोगों ने इतना, जो पिछले जनरेशन ने इतना ज्यादा फसल उगा के पैसा, देखिए अब जितना फरारी वरारी दिखाएगा सब,
घूमते हुए बेच बेच के जमीन या जैसे पैसा जमा कर, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, नए लोग जो है बेचारे वो सुसाइड करने के लिए मजबूर है, क्योंकि मिट्टी में कुछ पैदावार हो नहीं रहा है। जिन्होंने मिट्टी खरीद ली, जमीन खरीद लिया, तो उन्होंने तो देखा कि भाई इनकी खूब किसानी हो रही थी, खूब पैदावार हो रही थी, उससे जमीन खरीद लिया, और अब उनको पैदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि जितना था वो तो मजा वही ले लिए, और इन्होंने हाई रेट में खरीदी कि भाई बढ़िया जमीन है, खूब फसल उगता था इसमें तो, और अब हो ही नहीं रहा है, क्या करेगा, सुसाइड करने को मजबूर है। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, देयर इज अ नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। ऑल्सो simply increasing grain production for storage in warehouses cannot solve the problem of malnutrition and hunger। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां कही गई कि सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेल, क्या है कि खाली इसलिए अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए कि अनाज के गोदाम में उसको हम रख सकें, बढ़ा बढ़ा के गोदाम, तो उससे क्या फायदा होना है अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है उसको खरीदने के लिए। अनाज का प्रोडक्शन तो आपने बढ़ा दिया और अनाज भंडारों में, गोदामों में भरा हुआ है अनाज, लेकिन उससे क्या लोगों की जो कुपोषण और भूखमरी की जो समस्या वो दूर हो जाएगी? पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड, लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए। आज देखिए हालत खराब है, देखिए कितनी महंगाई हो गई है। हाँ हाँ, लोगों के पास पैसा होना चाहिए। बताइए कभी ये हाल हो जाता है कि टमाटर खाना मुश्किल है, कभी प्याज खाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो पैसा भी होना चाहिए कि भाई लोग खरीद के खा सके। खाली बाजार में रहने से और गोदाम में रहने से क्या होगा? फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। कहा जा रहा है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, फूड सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी का मतलब सबके लिए भोजन, ठीक है? तो सबके लिए भोजन कब हो पाएगा? जब भोजन होना भी चाहिए और लोगों को उस तक पहुंच भी होनी चाहिए। पहुंच, भाई अनाज भरा हुआ है और लोगों के पास खाने के लिए है ही नहीं, तो क्या फायदा उस अनाज का? कोई फायदा है? अनाज है लेकिन लोग खा नहीं सकते हैं, और लोगों के पास पैसा है, अनाज नहीं, तो भी दिक्कत है। ये भी हुआ है दुनिया में कई बार कि पैसा तो बहुत है लेकिन अनाज ही नहीं है। क्यों? अनाज पर, पैदावार पर फोकस कम कर दी। बहुत से देश, हमारे देश में भी हो रहा है धीरे धीरे, तो सरकार ने फिर सुधारा। लोग जो है कैश क्रॉप पर फोकस करने लग गए ज्यादा, कि जिससे पैसा है, अनाज उगाना कम कर दिए। हाँ, तो हालत ये है कि भाई खाने के लिए पैसा तो खाइएगा नहीं, नोट तो खाइएगा नहीं, खाइएगा तो अनाज ही, अनाज रहेगा तब। अब हाल क्या है हमारे देश का कि बहुत से बार इंपोर्ट करना पड़ जाता है हमको अनाज, क्योंकि लोगों ने अनाज पैदा करना कम कर दिया। लोग देखते हैं कि जिससे ज्यादा पैसा मिलता है वही फसल उगाएंगे, ठीक है? तो बहुत तरह के बदलाव आए जिससे कि, और वो एक लेवल के बाद वो खतरनाक हो जाता है फिर।
ओके, सो कहा जा रहा है कि फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए और एक्सेस भी होनी चाहिए। फूड अवेलेबल होना चाहिए, फूड अवेलेबल नहीं है तो क्या करिएगा पैसों से, और फूड है पैसे ही नहीं है तो भी बड़ी दिक्कत है। नाउ द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। हम ये भी जानते हैं कि एक हमारे पॉपुलेशन का जो बड़ा हिस्सा है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है अपने जीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए। इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज देयरफॉर नेसेसरी टू कम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। तो ये भी जरूरी है कि जो लोग खेती बाड़ी के काम में लगे हुए हैं उनके इनकम को बढ़ाया जाए। आज हमारे देश का किसान जो है वो इसी बात से परेशान है कि उसको फायदा नहीं होता है खेती बाड़ी। कम्बैट मतलब लड़ना, प्रॉब्लम ऑफ हंगर मतलब भूख की समस्या से लड़ने के लिए जरूरी है कि जो लोग खेती के काम में लगे हुए हैं उनके इनकम को बढ़ाया जाए। कॉम्बैट मतलब होता है युद्ध, लड़ाई। लड़ना भी होता है और लड़ाई भी होती है। यहाँ पे लड़ना, हाँ, नाउन और वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। नाउन हो गया तो लड़ाई, युद्ध, और वर्ब हुआ तो लड़ना, युद्ध करना। तो आज किसान की प्रॉब्लम क्या है? किसान की प्रॉब्लम यही है कि उसको प्रॉफिट नहीं है, खेती बाड़ी में फायदा नहीं है, और सरकार इसी कोशिश में लगी हुई है कि कैसे, देखिए मोदी सरकार ने क्या टारगेट रखा था कि किसानों की इनकम को डबल हम करेंगे, दोगुना करने का। अब वो डबल करना जो है उसमें कई बातें आती हैं। उसमें आती हैं कि आपको जो ट्रेडिशनल तरीका है खेती बाड़ी करने का उससे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जो ट्रेडिशनल तरीका से लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा पैदावार कर लें, तो ज़्यादा पैदावार करना एक हद के बाद पॉसिबल नहीं है। जितना एक अगर अच्छा से पैदा कर रहे हैं आप, तो अगर जो किसान जो अगर आप जान रहे हैं, अगर खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे कि एक लिमिट से ज़्यादा उसमें पैदावार करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर लेकिन बात है कि किसानों को समझाया जा रहा है कि ट्रेडिशनल तरीके से आप अपनी इनकम बहुत नहीं बढ़ा, उसमें फिर आपको कुछ नई चीज़ें मिक्स करनी होंगी, नए एक्टिविटीज़ उसमें मिक्स करने होंगे, नए तरीके खेती के आपको शामिल करने होंगे, तब आप कर सकते हैं। खाली पुराना वाला कि फसल उगा रहे हैं, जोत रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उससे आपको डबल आपकी इनकम नहीं हो पाएगी। ये पूरे दुनिया भर में ये चीज़ जानी हुई है, मानी हुई है। तो क्या तरीके हैं कि जैसे आप साथ में फल सब्जी उगाइए, साथ में आप जानवर को भी कुछ पाल लीजिए, साथ में आप कुछ पेड़ पौधे लगा दीजिए उसमें जो कीमती पेड़ पौधे होते हैं। तो इस तरह से खेती के साथ और भी एक्टिविटीज को शामिल करके, पोल्ट्री साथ में आप कर लीजिए, है बी कीपिंग है, बहुत सारी। देखिए आज शहद का, देखिए इतना ज़्यादा डिमांड है शहद का, घी का। शुद्ध शहद आज अब हम बता रहे हैं, लोग विश्वास नहीं करते हैं, शुद्ध शहद शहरों में 1000 रुपए में भी अवेलेबल नहीं है। 1000 रुपए दे के भी आप जाइए दुकान से, कहीं कोशिश करिए तो कि 1000 रुपए में आप शुद्ध शहद खरीद लेंगे जी, नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा 1000 रुपए का, लेकिन वो शुद्ध नहीं होगा। तो शहद की इतनी डिमांड है और बिक रहा है शहद, लेकिन उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बी कीपिंग ठीक से करते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा पैसा है। हनी जो है बहुत, या घी का, दूध का, डेयरी का जो है बहुत फायदे का, अगर आप ठीक से करते हैं तो। लेकिन वही है कि उसमें एक है तरीका है करने का, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां वही कहा जा रहा है, देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स फ्रॉम फार्म्स। आपको अपने खेतों से अगर ज़्यादा उत्पादन लेना है, ज़्यादा बेनिफिट लेना है, तो आपको साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। ट्रेडिशनल तरीकों से, पुराने तरीकों से नहीं हो पाएगा। साइंटिफिक मतलब हाँ, नए जो तौर तरीके हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि पानी
अब सरकार दे रहा है फ्री की बिजली, तो इसका मतलब नहीं कि पानी पटा के एकदम भर दीजिए खेत को, जो है आप कम ही पानी, उस पानी को आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पानी आपको मिल रहा है, जो बिजली आपको मिल रही है, उसका आप कहीं और बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, बजाय कि अननेसेसरी मोटर चलाने के। आज गांव की सारी बिजली किस में जा रही है? मोटर चलने में। और बिजली बहुत कीमती चीज है, बिजली बहुत उपयोगी चीज है, जिससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो उसको अननेसेसरी मोटर चलाने में क्यों बर्बाद कर रहा है, जिस पानी का कोई आपको फायदा नहीं होना है। तो ऐसा नहीं कि हमने देखा हुआ है चीजों को, कि जहां ऐसा नहीं कि कमी ही है, कमी तो है, मानते हैं कि ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मिसयूज भी है या बर्बादी भी है, उसको भी देखने की जरूरत है। फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग, अंडरलाइन कीजिए इसको यहां से। फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग, intercropping and integrated farming practices. For example, combine agriculture with livestock यानी पशुपालन, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग। देखिए आ गया। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इंटीग्रेटेड समन्वित कृषि, यानी कृषि तो है उसके साथ, क्योंकि ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं। भाई आपका खेत होगा तो उससे चारा भी मिल जाएगा, तो आप जानवरों को आसानी से पाल सकते हैं। खेत है तो आप आसानी से उसमें जानवरों को भी, आपको कहीं से चारा वारा लाने की जरूरत नहीं है, उसी में चर के अपना हो जाएगा। तो अब जानवरों को आप जानते हैं कि दूध भी बिकता है, मांस भी बिकता है, बहुत सारी चीजें होती है। भेड़ वगैरह है तो उसकी ऊन वगैरह भी होता है, बहुत गोट है तो उसका भी होता है, अच्छे क्वालिटी का गोट है ये सब। तो फिशरीज, हाँ हाँ हाँ, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब यही होता है आपका, जैसे ये क्या बोलते हैं, मतलब खेती बाड़ी के साथ साथ जैसे डेयरी हो गया, दूध वाले दुधारू जानवर पालना, गाय बकरी भैंस ये सब, तो मिक्स फार्मिंग करते हैं। सब आप पढ़े हुए हैं ज्योग्राफी में। मिल्च एनिमल्स बोलते हैं, MILCH, दुधारू पशु को मिल्च एनिमल्स, मिल्च कैटल। दुधारू पशु का क्या होगा? पालन पोषण। इंटीग्रेटेड मतलब अखंड क्या बोलते हैं? समन्वित मतलब, इंटीग्रेटेड मतलब कई सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब जैसे आपका खेती बाड़ी जमीन है, तो खेत है उसमें ही थोड़ा सा एक जगह तालाब खुलवा दी, उसमें फिशिंग भी कर लिए। कई ऐसा होता है कि धान के ही खेत में मछली भी पाल लेते हैं। धान, ये भी नया टेक्निक है, धान के खेत में मछली का बीज भी छिड़कवा देते हैं, पानी पड़ा रहता है ढेर, उसमें मछली भी हो जाता है, तो धान के साथ साथ उसमें मछली भी पालन हो जाता है। तो कई सारी चीज आपस मिली जुड़ी हो ना, आपस में जुड़ी हुई है। हाँ। या जैसे नए नए ये सब है, कैश क्रॉप्स हैं, मशरूम, देखिए मशरूम का कितना डिमांड है, फ्लावर्स, फूल उगाना, देखिए फूल का कितना डिमांड है शहरों में। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। तो मतलब इंटरक्रॉपिंग होता है फसलों का, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, फसल, मतलब कि मिला मिला के फसलें, कभी कभी अनाज उगाए, कभी दाल उगाए, कभी तेल उगाए, एक ही खेत में, हाँ, एक ही खेत में अलग अलग फसलें उगाना, एक ही खेत में अलग अलग। हाँ, जैसे एक सीजन आपने अनाज बो दिया,
एक सीजन उसमें जो है दाल की फसल बो दी, एक सीजन जो है उसमें फिर तेल की फसलें, अलग अलग फसलें उगाना एक साथ। यस सर। हम्म तो ये भी मतलब पैदावार होता है ना, पैदा करना। जो उपज है जो पैदा हो रहा है, सोचो उपज, उपज या पैदावार, हाँ, आउटपुट। आउटपुट क्या है? आउटपुट मतलब पैदावार क्या है? देखिए यील्ड जो है बहुत जगह यूज होता है वर्ड, ठीक है। खेती बाड़ी के सेंस में होगा तो पैदावार। मशीन का काम बात करिएगा तो वहाँ उसका यील्ड मतलब उसका आउटपुट हो जाएगा, कितना लिमिट उसका पावर दे रहा है, क्या यहाँ पे क्या होगा? पैदावार। आउटपुट नहीं होगा यहाँ पे। पैदा हुआ कहने का मतलब कितना पैदा हुआ। उपज भी उसी को कहते हैं, इतना उपजा। कितना पैदा हुआ, उपज हुआ। यस सर। Improvement in crop yields. The question thus becomes how do we increase the yield of crops and livestock। तो अब ये कहा जा रहा है, ये सब बातें हमने इतनी समझ ली, तो हमारे सामने जो सवाल आता है कि आखिरकार जो फसल है और जो पशुपालन, इसकी जो पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। भाई हमने गाय भैंस पाल रखी है, तो कैसे उसका जो दूध का प्रोडक्शन है उसको कैसे बढ़ाया जाए कि ज़्यादा दूध दे। फसल उगा रहे हैं तो कैसे ज़्यादा फसल उगाएं और बेहतर ढंग से उगाएं, ज़्यादा हमारा उससे पैसे कमाई हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 15.1, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। कैसे फसल के उत्पादन को हम बढ़ाया जाए। देखिए सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। सब पढ़ चुके हैं। अनाज हमें क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट देते हैं। रोटी खाने से एनर्जी कहाँ मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? तो आप एक बात बताइए। आपको नहीं लगता? आपको नहीं मिलता? आपको नहीं लगता है? आप जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैं तो रोटी ही खाता हूँ, ठीक है, चावल खाता हूँ। तो जब आप काम काज करने की ताकत कहाँ से आती है? काम में नॉर्मल काम का एनर्जी से। देखिए एनर्जी वही है, आप उसको समझ रहे हैं, आप नॉर्मल को भी आप कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यही होता यही है कि जो चीज़ मिलती रहती है आसानी से तो लोग समझते हैं कि उसका कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। जब रोटी की दिक्कत हो जाएगी तब आपको रोटी का वैल्यू समझ में आएगा। अभी आसानी से आपको रोटी मिल रही है तो आपको लग रहा है कि रोटी का कोई एनर्जी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उनसे पूछिए, हम ही से पूछिए ना भाई, बड़ा परेशान इधर हुए कुछ दिन से, तो लगता है कि रोटी भी अगर दिन में खा लें तो वो भी बड़ी चीज़ हो जाती है। ये हाल हो रहा है हमारा 1 महीना। तो आखिर आप जो दिन भर का अपना काम काज कर रहे हैं वो एनर्जी कहाँ से आती है? जो आप खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, चाहे वो रोटी के रूप में हो या चावल खाएं या जो खाएं, एनर्जी तो आपको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट का मेजर सोर्स क्या है? सीरियल्स, अनाज। यहाँ लिखा है जैसे आपको सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स। अच्छा एक और बात आपको बताते हैं, ऐसा नहीं है आपको लगता है कि सर रोटी से एनर्जी, रोटी से भी एनर्जी। देखिए कई टीवी में ऐड आता है, अगर आप 2 रोटी भी ठीक से खाएं ना तो भी आप बहुत एनर्जेटिक हो सकते हैं। यह है कि आपका बॉडी उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, उसका इफिशियंसी होना चाहिए इस्तेमाल का। नहीं तो क्या वो रोटी ऐसे बस गया, डाइजेस्ट हुआ और निकल गया।
ठीक है। तो रोटी में ऐसा नहीं है, 2 रोटी भी खा के आदमी पहलवान हो सकता है, बहुत ज्यादा चीज खाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसको आप ढंग से उसको खा रहे हैं, ढंग से उसका डाइजेशन हो रहा है और ढंग से इस्तेमाल हो रहा है, तो 2 रोटी भी बहुत है, कम नहीं। मतलब 2 रोटी या जिसका जैसा डाइट है, कहने का मतलब है कि रोटी भी काफी है, लेकिन वो ढंग से अगर आपका बॉडी उसको, जैसे कि देखिए एक आप देखते हैं गन्ना का जूस निकालने वाला रहता है सर, गन्ना का जूस निकालता है, उसको देखे हैं जूस निकालते हुए, तो क्या करता है, पहले डंडी को सीधे डालेगा, फिर उसको मोड़ के डालेगा, फिर मोड़ के डालेगा। 4 बार मोड़ेगा। अब आप अगर उसको खाली सीधा डाल रहे हैं और उसमें भी मशीन उसका टाइट नहीं है, तो क्या होगा, डंडी तो पार हो जाएगी लेकिन रस नहीं निकलेगा। अगर उसका आपस में क्लोज बिल्कुल नहीं किया हुआ है, जो पेरने वाला उसका पार्ट है, तो क्या होगा, रॉड आर पार चला जाएगा लेकिन उससे गन्ने का कोई जूस नहीं निकलेगा। तो यही हाल हो रहा है हमारा कि हम रोटी खा रहे हैं लेकिन उससे एनर्जी निकल नहीं रहा है, क्योंकि हम उसको कस के क्रश नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंसी नहीं है हमारे बॉडी को इस्तेमाल करने का। और वही गन्ने को जब मशीन टाइट किया हुआ और उसको फिर मोड़ मोड़ के डाल रहे हैं, देखिए उससे कितना वो निकाल ले रहा है जूस, समझ रहे हैं। 2 ही गन्ना से एक आदमी 1 जग भी जूस निकाल सकता है और एक आदमी को 1 कप भी नहीं निकलेगा। तो ये डिपेंड करता है उस मशीन पर और ऑपरेटर कैसे आप उसको यूज कर रहे हैं, कैसे आप उससे रस निकाल रहे हैं। कहने का मतलब एनर्जी के लिए मेहनत, हार्ड वर्क करना चाहिए। हाँ, बॉडी आपका सफिशिएंट होना चाहिए, बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग काजू किशमिश भी खाते रहते हैं, फिर भी उनको कमजोरी रहती है, क्योंकि काजू किशमिश खाली खाने से थोड़े होगा, उसको डाइजेस्ट करने का, उसको यूज करने का भी तो बॉडी में कैपेसिटी होना चाहिए, समझ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट यही है ना, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। हाँ, और उसके बाद हार्ड वर्क करना होगा। अब देखिए ना, वो एक सन्यासी वाले आते हैं ना, तो वो तो यही ना कहते हैं कि हाजमा ठीक होना चाहिए। सन्यासी आयुर्वेद से आ रहा है, तो 699 में दवाई बेच रहा, बोल रहा है कि कारगर है, फैट शरीर में लगेगा, उसको ले ले, परचेज कर ले ऑनलाइन। देखिए वही सन्यासी आयुर्वेद आ रहा। हाँ हाँ बाबा पगड़ी पहन, हाँ ठीक है। एग्जांपल देते हैं कि अगर आप हाँ गमला का एग्जांपल देते हैं, टीवी पे भी आता है। हाँ टीवी पर आता है, तो सही रहेगा, 14 दिन में फर्क दिखेगा, ऐसा सब बोल रहा था टीवी पर। देखिए वो 14 दिन में फर्क दिखा सब करते हैं, लेकिन दिखेगा वो आपको हम उतना सजेस्ट कर चुके हैं, वही सब चीज़, वो जो आपको देने वाले हैं ना, वही सब चीज़ आपको हम सजेस्ट कर चुके हैं। और इमीडिएट रिलीफ जो है वो कुछ कुछ केस में होता है, कुछ केसेस में होता है, ठीक है, लेकिन सभी केस में नहीं होता है इमीडिएट रिलीफ जो आपको, जैसे आपने भी देखा कि आप खा पी रहे थे काफ़ी चीज़ें, लेकिन तुरंत सोचिएगा कि मेरा 1 ही महीने में वजन 10 से 20 किलो बढ़ जाए, वो सब जगह सब, क्योंकि हो सकता है, लेकिन क्या आप उसके लिए उतना करने के लिए अभी तैयार हैं? अभी आपके पास समय उतना करने के लिए नहीं है। हाँ, तो उतना अभी आप उसमें आउटपुट नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए वो आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, जो देने के लिए तैयार है, अभी अपना दिन भर उस चीज़ पर लगाने के लिए तैयार है कि नहीं हमको वेट बढ़ाना है, बाकी काम सब अभी भूल जाए, लेकिन अभी हमको वेट ही बढ़ाने पर फोकस करना है, तो उसको हो जाएगा। हाँ हाँ, वो अपना एक्सरसाइज करे रनिंग करे और खाए साथ में, तो उसको होगा, बिल्कुल होगा, कोई इसमें डाउट नहीं। लेकिन क्या आप उस चीज को करने के लिए तैयार हैं अभी? नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, बहुत सारा और भी काम है, जिम्मेदारी है साथ में, तो इसलिए मैंने कहा कि वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा। हाँ, वही कर रहे हैं भाई, सबके लिए है, क्या करेगा कुछ। हाँ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ कहा है सीरियल्स प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट, पल्सेस लाइक ग्राम चना, पी मटर, ब्लैक ग्राम उड़द, ग्रीन ग्राम मूंग,
पिजन पी अरहर, लेंटिल मसूर, प्रोवाइड अस विथ प्रोटीन। इन सब से बेस्ट प्रोटीन कौन सा होता है? देखिए, बेस्ट प्रोटीन जैसा कोई चीज नहीं होता है, सब बराबर है। हाँ, प्रोटीन मैंने बताया कि 5 से 6 तरह के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और ये सारे प्रोटीन अलग अलग, जैसे मैंने बताया था आपको कि आंख के लिए अलग तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। अब पढ़िएगा, उतना डिटेल जाएंगे बहुत, अभी बायोलॉजी घुस जाएगा अंदर। तो प्रोटीन कई तरह के होते हैं और ये सब दालों में अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं। किसी में बॉडी बिल्डिंग वाले प्रोटीन होते हैं, किसी में आपके आंखों को फायदा देने वाले प्रोटीन होते हैं, किसी में जो होता है हमारा बॉडी का जो नर्व्स है उसको, तो मतलब 5 तरह के प्रोटीन होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन, तो ये प्रोटीन वो प्रोटीन, 5 तरह के प्रोटीन होते हैं। तो उसमें जो है ये सब में अलग अलग तरह है। तो इसलिए ये कहना कि ये अच्छा है बुरा है बात नहीं भाई, जो आंख के लिए है तो उसमें आंखी वाला लगेगा, उसमें मसल वाला प्रोटीन तो काम करेगा नहीं। हाँ, तो हर जगह का, वो भी हर ऑर्गन का, जैसे अब जो हार्ट के लिए प्रोटीन है तो वो थोड़ा सा अलग होता होगा, समझ गए। तो ये कहने का मतलब है कि कई तरह के अलग अलग, जैसे जहां का ऑर्गन है वहां के लिए अलग तरह का चाहिए होता है, ठीक है। तो जो आंख में फायदा करेगा वो जरूरी नहीं ना है कि लीवर या हार्ट में भी फायदा करेगा, है। और जो हार्ट के लिए होगा वो आंख में नहीं फायदा करेगा, जो मसल बिल्डिंग के लिए होगा वो हो सकता है कि आंख में नहीं फायदा करे। तो इसलिए अलग अलग तरह के होते हैं, अच्छा बुरा नहीं कहा जा सकता है, जैसी जरूरत है। इसमें नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया है, मतलब अब कितना देगा, वैसे कहेगा तो पूरा टेबल ही खाली दाल ही का नाम से भर जाएगा, बहुत तरह का दाल होता है। फायदा करता है ना, क्या स्टोन को हटाने में से हटा देता, पूरा जड़ से साफ कर देता है स्टोन। हाँ, करता तो है, लेकिन वो भी होना चाहिए कि अब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने जो आपका स्टोन है वो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, बहुत दिन का जैसे जमा बहुत हार्ड हो जाता है। स्टोन होता तो पता तो चल जाता है ये स्टोन है। नहीं ना पता चलता है, दिक्कत यही है। तो फिर कैसे पता चलेगा बाद में? हाँ, जब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब लोग को लगता है कि अरे कुछ, तब चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि पेन होता है, किडनी में होता है, यही एरिया में होता है जहाँ पेशाब का एरिया होता है। तो फिर लास्ट में ऑपरेशन नहीं, तो उसमें बहुत सारे तरह से इलाज होते हैं, उसका ऑपरेशन भी होता है, लेज़र से भी होता है, बहुत तरह से होता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, जब छोटा छोटा है तो वो तो आसानी से गल जाएगा, बहुत ज़्यादा मजबूत सख्त नहीं हो गया है जो स्टोन है तो वो इजीली टूट के गल जाता है। लेकिन जो बहुत सख्त हो गया तो वो इजीली गलेगा नहीं, फिर उसमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है, वो लेज़र से भी नहीं हो पाता है जल्दी, समझ रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है आपका स्टोन, किस स्टेज में। जैसे कुछ लोग को है कि बहुत ज़्यादा स्टोन बनने का प्रोसेस उसमें होता है, कैल्शियम वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, जमने लगता है जाके। कैसे प्रूव करेंगे कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हो जाए शरीर में? अब उसके लिए तो भाई उसके केस में डॉक्टर कुछ सजेस्ट करेंगे कि क्यों उनके केस में कैल्शियम इतना ज़्यादा जम रहा है, नॉर्मली तो नहीं होता है। हाँ, नॉर्मल नहीं होता है, लेकिन कुछ केस में कुछ लोगों के साथ हो सकता है किसी कमी के कारण, या कोई ऑर्गन माल फंक्शन कर रहा है। डिफिशियंसी नहीं है, ये मैल फंक्शनिंग है ऑर्गन का, कोई ऑर्गन जो है उनका वो ठीक से काम नहीं करता है, जिसके कारण कैल्शियम यूज होने की जगह बॉडी में बस जमता चला जाता है। जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होना चाहिए वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बल्कि जमा होते जा रहा है जाके, ठीक है। तो वही स्टोन बनने लगता है। तो ऐसे केस में बहुत लोग को फिर वो नहीं, तो उनको मना ही कर दिया जाता है कि भाई आप ऐसी चीज़ें मत खाइए, तो बहुत तरह की चीज़ें मना ही हो जाती है उन्हें खाने पर, ये मत खाइए मत खाइए, क्योंकि आप उसको एब्जॉर्ब कर नहीं पाते हैं तो आपको स्टोन बनाएगा वो। या अगर शुरुआती कम एज में रहता है तो उसमें तो वो ठीक भी हो जाता है कि भाई उसमें दवा ववा करके, लेकिन अब ज़्यादा एज हो गया तो उसमें फिर बॉडी में ठीक होना पॉसिबल नहीं होता है, तो उनको मना ही कर दिया जाता है कि आप जो है कम ये सब चीज़ें खाइए जिससे कि स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है। किसी के साथ में हो सकता है। देखिए, किसी के साथ भी तो नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन बताया कि जैसे अब बॉडी का जो मैंने बोला ना कि ध्यान नहीं देगा, तो भाई बॉडी भी एक मशीन है, किसी का भी मशीन खराब हो सकता है अगर उसको ठीक से देख रेख नहीं कीजिएगा तो, सीधी बात है।
तो फायदा करेगा ना, बिल्कुल सब बिल्कुल। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हाँ हाँ, नहीं हो, देखिए बहुत लोग, मैंने बताया ना कि शरीर को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, और उल्टा सीधा गुटखा खैनी मसाला दम खाए रहेंगे हमेशा, या ये सब है। तो मान लीजिए कोई गुटखा निकल गया, चाहे खैनी निकल गया, तो उसको कैंसर हो जाएगा? नहीं, जो बार बार निकल रहा है उसको हो सकता है। हाँ, अब जो लगातार खाएगा, बहुत दिन से खा रहा है, खा के घोट गया, अंदर हाँ निकल गया, उसका हाँ आप कह रहे हैं। हाँ, नहीं खाना चाहिए, सब नुकसान तो करेगा ही, नेचुरल बात। तो उसको कैंसर हो सकता है। हाँ, काहे नहीं होगा। जो रोज खा रहा है, जो एक बार खा लिया, 2 बार खा लिया, उसको नहीं, घोटना तो नहीं चाहिए, और सब फाइबर वाला चीज में जाता तो निकल जाएगा ना। भाई एक बात बताइए, कोई नुकसान वाली चीज है वो रहेगा पेट में, जितना देर रहेगा उतना देर तो अगल बगल डैमेज करेगा ना, भले बाद में निकल जाए। हाँ, तो डैमेज करेगा। अब वो लेट से निकलेगा तो फिर तो जितना देर रहेगा पेट में उतना देर नुकसान करेगा। नहीं, कुछ बंदा को देखते थे कॉलेज में, जो गुटखा खाता था ना, वो टीचर को आता था तो निकल जाता था। निकल, अब कभी कभार वैसा हुआ कि निकल गए तो वो चलो अलग चीज है, बहुत ज्यादा नुकसान उसमें नहीं है। हाँ हाँ, डेफिनेटली, लेकिन अगर आप उसको, वो पेट के लिए नहीं है, पेट में जाएगा तो नुकसान तो करेगा। कोई भी चीज जला हुआ चीज जैसे हम लोग खाते हैं, रोटी ही कोई जला जला खा जाता है, वो भी तो जाएगा तो नुकसान करेगा। सो देखिए यहाँ की प्रोटीन्स, ये सब दाल की जो हमने नाम लिया, तरह तरह का, चना है, मटर है, उड़द है, मूंग है, अरहर, मसूर, दे प्रोवाइड अस विथ प्रोटीन। एंड ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसेम, हाँ, कैस्टर, मस्टर्ड, लिनसीड एंड सनफ्लावर प्रोवाइड अस विथ नेसेसरी फैट्स। आप पढ़े हुए हैं कि ऑयल्स जो है, ऑयल सीड्स, ये हमें फैट्स प्रोवाइड करते हैं। ऑयल में फैट होता है, किसी भी तरह का तेल हो। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड a range of vitamins and minerals in addition to small amounts of proteins, carbohydrates and fats। तो जो साग सब्जी होती है, फल होते हैं, मसाले होते हैं, इनमें क्या होता है, ज़्यादा इनमें होता है विटामिन्स और मिनरल्स, और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन भी होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और थोड़ा फैट भी होता है, ये भी होते हैं थोड़े मात्रा में, लेकिन ज़्यादातर इनमें विटामिन्स और मिनरल्स ही पाए जाते हैं। इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स लाइक बरसीम, ओट्स और सुडान ग्रास आर रेज्ड एज फूड फॉर लाइव स्टॉक। इसमें चारा फसलें की बात हो रही है। चारा जैसे क्या होता है, बरसीम बोल रहा है, जो क्या बोलते हैं, खेसारी बोलते हैं, ठीक है, ये सब जो होता है, ओट्स का होता है। हाँ, ओट्स होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, ओट्स खाने वाला ओट्स तो दूसरा होता है। हाँ हाँ, तो वही ओट्स हुआ, वही ओट है। हाँ हाँ हाँ, वही ओट्स है, वो जानवरों को भी खिलाया जाता है बहुत जगह, तो जानवरों के लिए बहुत पौष्टिक फूड माना जाता है ये सब। तो इंसान के लिए भी है, इंसान के लिए भी। हाँ हाँ, के साथ दूध में ओट्स रख लें और फुला हुआ किशमिश रख लें। तो ये सब जो, और एक सूडान ग्रास इसी तरह का वो होता है, बड़ी सी घास होती है। तो ये सब जो है, जो चारा की फसलों की बात हो रही, कि ये सब जो है लाइव स्टॉक, जानवरों को खिलाने के लिए भी उगाया जाता है खेतों में, खाने हमारी फसलों के साथ साथ। यहाँ देखिए, आपको कुछ नीचे उसमें भेजे थे तो फोटोज़ वगैरह थे दिए हुए आपको। अब यहाँ आ रहा है कि देखिए, डिफरेंट क्रॉप्स require different climatic conditions, temperature and photo periods for their growth and completion of their life cycle। कहा जा रहा है कि जो अलग अलग तरह के क्रॉप्स हैं, उनको उनकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, यानी उनको अलग मौसम, अलग तरह का मौसम चाहिए, जलवायु चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब जलवायु, टेम्परेचर अलग अलग,
टेम्परेचर चाहिए, एंड फोटो पीरियड्स। फोटो पीरियड किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ डेज व्हेन सन शाइन्स, उसको फोटो पीरियड कहते हैं, कि साल में कितने दिन सूरज वहां निकलता है, उगता है। क्योंकि भाई सूरज से उनको गर्मी मिलती है, सूरज से ही उनको फोटोसिंथेसिस होता है। तो कितने महीने सूरज उगता है, कितने दिन होगा कि महीने? अब दिन महीने जैसे भी आप कहिए, वो एक ही चीज है। 24 दिन कहिए, 60 दिन कहिए, 2 महीना कहिए, तो यूनिट अलग अलग हो सकता है। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर द सन शाइन्स। देखिए आगे लिखा ही हुआ है, इनफैक्ट आपको नेक्स्ट लाइन यही लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन में लिख ही दिया है। फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। ठीक है, मिला? यस, उसके नीचे ही है। फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, यानी कि कितना दिन साल में सूर्य उसमें उगता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। ठीक है, उसी से बात है कि भाई प्लांट, आपको पता है प्लांट्स का ग्रोथ है या फूलों का खिलना, फ्लावरिंग है, ये सब सनलाइट पर डिपेंड करता है। एज वी ऑल नो, plants manufacture their food in sunlight by the process of photosynthesis. There are some crops which are grown in rainy season called the kharif season from month of June to October. ठीक है, आपने पढ़ चुके हैं रबी और खरीफ। कुछ विंटर क्रॉप्स होती है, कुछ समर क्रॉप्स या रेनी सीजन में होती हैं। तो खरीफ सीजन फ्रॉम मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, and some of the crops are grown in the winter season called the rabi season from November to April. तो रबी और खरीफ सीजन आप पढ़ चुके हैं। जो पानी की फसलें, जो रेनी सीजन का फसल होता है, उनको खरीफ कहते हैं। चावल हो गया, धान और शुगर केन कई सारे होते हैं। और कुछ जो फसल होते हैं जो कि उनको कम पानी चाहिए होता है, विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, और टेम्परेचर भी उन्हें कम चाहिए होता है, तो उस समय उतनी गर्मी नहीं होती है, जिसका सीजन होता है नवंबर टू अप्रैल। तो मार्च तक होता है ना, यहाँ पर अप्रैल लिखा हुआ है। ठीक है, कटते कटते अप्रैल तक चला जाता है। पैडी, तो अभी रबी सीजन है। हाँ, पैडी, सोयाबीन, पिजन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप्स। ये सब खरीफ की फसलें हैं। क्या क्या? धान, सोयाबीन, मटर, मक्का, कपास, कॉटन, ग्रीन ग्राम हरा चना, एंड ब्लैक ग्राम और काला चना या उड़द, ग्रीन ब्लैक ग्राम बोला, सॉरी, आर खरीफ क्रॉप्स, वेयर एज wheat, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड आर रबी क्रॉप्स। तो इसमें मोटे तौर पर कहिए कि गेहूं, सरसों, ठीक है, तीसी, चना, मटर, ये सब जो है रबी की भी फसल आती है। लिनसीड मतलब तीसी। तीसी क्या है ना? तीसी से क्या होता है? तीसी भी बहुत फायदे का चीज है। कैसे बनता है, क्या काम में आता है तीसी खान पान में? तीसी का जो है एक्चुअली ये मेन क्रॉप तो है नहीं, साइड क्रॉप है। जैसे पहले लोग इसको तिसौरी वगैरह बना के खाते थे। ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का छान वान के लोग गांव में खाते हैं। छोटा छोटा गोल गोल उसको पारते हैं। तिलौरी, हाँ, तिसौरी, तिलौरी, तिसौरी एक बार एक तिलौरी हुआ। तिलौरी तिल से बनता है और तिसौरी तीसी से बनता है। समझ गए? तीसी जो है आज के डेट में बहुत ही फायदेमंद चीज है। अब लोग इसको जागे हैं, हमारे यहाँ भी खाते हैं, और उसका आप जब मेडिकल बेनिफिट्स जाने कि ब्लड प्रेशर और कई चीज़ों को रेगुलेट करता है, तब जो है हाँ तो खाने लगे हैं लोग। तो लहसुन भी रेगुलेट करता है। हाँ हाँ हाँ,
टॉक्सिन को भी बाहर निकाल देता है। हाँ हाँ। सो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना मतलब क्या, लिक्विड के थ्रू की खान पान के मटेरियल? नहीं, उसको आपका वेस्ट जैसे जमने नहीं देता है बॉडी में। अच्छा। हाँ हाँ, वो अपना आपका वेस्ट के साथ चला जाएगा बाहर, नहीं तो क्या है, जम जाता है बॉडी। मतलब कि खून के रास्ते जाएगा कि नहीं, फीसेस के रास्ते, स्वेटिंग है या फीसेस है, यूरिन है, इसमें निकल जाता है, निकाल देता ही है। हाँ, उसको कोई जम भी गलत चीज जैसे जला हुआ चीज खानी है तो निकाल देगा। निकाल देता जला हुआ चीज भी निकाल देता है। है, हाँ, इतना ताकत है इसमें। बहुत ताकत, बहुत ताकत। अनवांटेड चीज निकाल के ही छोड़ेगा वो। Okay, now in India there has been a 4 times increase in production of food grains from 1952 to 2010 with only 25% increase in cultivable land area। देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर 1952 जिस समय आज़ाद हुए थे तो उसके बाद 1952 में ये सब ज़्यादा डेटा वगैरह कलेक्ट हुआ था, तो 1952 हम लोग शुरुआत मानते हैं इस सब का, जो भी हम लोग डेटा देते हैं 1952 से। और आज अगर 2010 तक की बात करते हैं, हमारे फूड प्रोडक्शन में 4 गुना वृद्धि हुई है, 4 टाइम्स। जबकि अगर जमीन की बात करें कि जो खेती के लायक जमीन, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, मात्र 25%। यानी सिर्फ इतने 50-60 सालों में 25% लैंड को बढ़ा के हमने फूड प्रोडक्शन कितना बढ़ा लिया, 4 गुना हो गया फूड प्रोडक्शन। हाउ हैज दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन बीन अचीव्ड? आखिर ये इतना ज्यादा जो ग्रोथ हुआ प्रोडक्शन का, कैसे इसको पाया गया, कैसे लाया गया? इफ वी थिंक ऑफ द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग, वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 स्टेजेस। अगर हम जो तौर तरीकों की बात करें खेती बाड़ी के, जिससे कि ये पिछले 60 सालों में बदलाव हुआ, तो इनको हम 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं, 3 चरण में बांट सकते हैं। द फर्स्ट इज द चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग। पहला जो है वो है चॉइस ऑफ सीड्स। देखिए जो बीज हम पहले तो देखिए सबसे पहले क्या है, बीज। जैसा बीज होगी वैसी फसल। तो हमने क्या किया, बीजों को नए तरीके से डेवलप किया, नए तरह के बीजों को डेवलप किया गया, जिससे कि ज्यादा उपज हमें मिल सके। तो पहला जो स्टेज था ये प्रोडक्शन को बढ़ाने का, वो था अच्छे क्वालिटी के बीज लोगों को, किसानों को देना, पैदा करके, ताकि उनसे ज्यादा हाई प्रोडक्शन किया जा सके। तो पहला था, इसको हाई यील्डिंग वैरायटी कहते हैं या हाई यील्ड सीड्स कहते हैं। द फर्स्ट इज द चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग। द सेकंड इज नर्चरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स। अब बीज तो हमने अच्छा ले लिया, तो दूसरा क्या आता है उसके बाद, उसका अच्छा से पालन पोषण है, फसल का अच्छे से देख रेख, नर्चरिंग। हाँ, तो नर्चरिंग मतलब उसकी देखभाल। तो पहला स्टेज हुआ कि भाई आपने अच्छे क्वालिटी के सीड जो है वो उपलब्ध करा दिए, बो दिए। अब खाली बो देने से थोड़े होगा, उसकी देखभाल भी करनी होगी, तो अच्छे से देखभाल किया। द सेकेंड इज नर्चरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स। द थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स फ्रॉम लॉस। तीसरा है कि उसकी सुरक्षा भी करना। भाई आपने अच्छे से बीज बो दिया, उसका देखभाल भी किया, लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं किए, पता चला जानवर खा गए, कीड़े लग गए, बीमारी लग गई, सड़ गया, खराब हो गया, तो प्रोटेक्शन भी जरूरी है ताकि लॉस ना हो सके। या कटाई के बाद भी हार्वेस्टेड क्रॉप, भाई आपने काट के भी रख लिया और उसके बाद ध्यान नहीं दिया तो सड़ गया। तो इवन हार्वेस्टेड क्रॉप भी जो आपने रखा, स्टोर करके रखा, उसको भी ढंग से रखा ताकि वो सड़े नहीं, लॉस ना हो। ये 3 स्टेज में ये किया गया। 10 The major group of activities for improving crop yields can be classified as। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर हम प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 3 कैटेगरी में सभी चीज़ों को बांटना होगा।
जितने भी हम काम करेंगे उसके लिए वो 3 तरह का होगा। पहला क्या है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, यानी सीड्स की यहाँ बात की जा रही है कि क्रॉप वैरायटी यानी हमें फसलों की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना होगा, बीजों की क्वालिटी को इंप्रूव करना होगा। वैरायटी यहाँ पे हाँ, वैरायटी बीज, अलग सीड। है। दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, फिर है जो क्रॉप को हम पैदावार करते हैं, उपजाते हैं, उस तौर तरीकों में इंप्रूवमेंट करना होगा कि भाई देख रेख, कितना पानी, कितना खाद, या कौन सा खाद, या खाद है कि ऑर्गेनिक है, क्या है। तो वो क्रॉप प्रोडक्शन के तरीकों में पहला तो है बीज, दूसरा है प्रोडक्शन, और तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। और उसके बाद क्रॉप को प्रोटेक्ट भी करना है, कटाई से पहले भी और कटाई के बाद भी। तो ये 3 तरह के हमें फोकस करना होगा एक्टिविटीज में। पहला है अच्छे तरह का वैरायटी लेना है, दूसरा उसका उत्पादन, उसका देखरेख ठीक से करना है, और तीसरा है कि उसका मैनेजमेंट, सुरक्षा, उसको सुरक्षित रखना है कि खराब ना हो। तो ये 3 तरह का इंप्रूवमेंट करके हम क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं।